हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग आपका जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि। जो आपका मानव अधिकार का टॉपिक है वो अलग है, आपका वो डिफरेंट है। और आज हम मानवीय विधि देखेंगे, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो आपका अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो आपका सिलेबस है इंटरनेशनल लॉ का, उसके सेकेंड यूनिट का आई थिंक 5th टॉपिक है, 2.5 वो कवर होगा इसमें। तो हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमैनिटेरियन लॉ या मानवीय विधि। जो ये टर्म है मानवीय विधि या ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये बहुत पहले से यूज़ नहीं होता, बहुत पुराना नहीं है, रिसेंटली इसको यूज़ किया जाने लगा है। इनफैक्ट 1949 का जो जिनेवा कन्वेंशन है, जो जिनेवा अभिसमय है, उसमें भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ शब्द यूज़ नहीं किया गया था। उसमें भी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ या ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप कहेंगे मानवीय क्रियाकलाप या फिर मानवीय संगठन शब्द का यूज़ किया गया था। मानवीय विधि का शब्द टर्म का यूज़ जो फर्स्ट किया गया, यह शब्द पहली बार 1965 में जो 22nd रेड क्रॉस सम्मेलन वियना में हुआ, जो सुनिए, यह शब्द पहली बार 1965 में वियना में हुए 22वें रेड क्रॉस सम्मेलन, वियना में हुए 22वें रेड क्रॉस सम्मेलन के 28वें 28th रेजोल्यूशन में प्रयुक्त हुआ था। 28th जो प्रस्ताव था उसमें प्रयुक्त, फर्स्ट टाइम ये प्रयुक्त किया गया था, प्रयोग में लाया गया था। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, मानवीय विधि है, जो ये आप युद्ध विधि जो थी, जो एक परंपरागत या आप कह सकते हैं जो पहले से चली आ रही ट्रेडिशनल जो लॉ ऑफ वॉर थे, उनसे फर्क है। एक बार आप सुनेंगे, ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ वॉर। क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ या मानवीय विधि है, वो उसमें सभी वो वाले ये उन मामलों से, उन मैटर से डील नहीं करती है जो परंपरागत या ट्रेडिशनल युद्ध विधि से रिलेटेड है। उन सब मामलों से ये रिलेटेड नहीं है मानवीय विधि, जो कि युद्ध की विधि से रिलेटेड थे। युद्ध की विधि से कौन से मामले रिलेटेड होते हैं? जैसे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक या ट्रीटी रिलेशनशिप पर युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब मानवीय विधि का स्कोप या उसका क्षेत्र नहीं है। कि जो ट्रीटी रिलेशनशिप्स हैं, जिन दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, उनमें जो संबंध हैं, जो ट्रीटी रिलेशनशिप या उनकी संधियों के द्वारा जो संबंध है, उन पर उस युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब युद्ध विधि से संबंधित होते हैं। लेकिन जो मानवीय विधि है वो किससे रिलेटेड है? युद्ध के सिर्फ वो नियम, युद्ध के दौरान के सिर्फ वो नियम जो पीड़ित व्यक्तियों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो युद्ध के नियम जो है वो सभी उन चीजों से रिलेटेड है जो दोनों देशों के बीच में ट्रीटीज की गई हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देशों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब युद्ध के नियम होते हैं। बट जो मानवीय विधि है वो सिर्फ उन नियमों से रिलेटेड है जो कि उन पीड़ित व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं। उन जो लोग हर्ट होते हैं युद्ध के दौरान में, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए जो विधि है, उन्हें मानवीय या ह्यूमैनिटेरियन लॉ, मानवीय विधि कहा गया है। तो सुनिए, युद्ध के सिर्फ वो नियम जो पीड़ित व्यक्तियों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, वही मानवीय विधि कहे जाते हैं। इट मीन्स ह्यूमैनिटेरियन लॉ को लॉ ऑफ वॉर का जो एक तरीके से शाखा कही जा सकती है। युद्ध विधि जो है उसकी एक ब्रांच या एक शाखा कही जा सकती है ह्यूमैनिटेरियन लॉ या मानवीय विधि। तो फिर ये मानवीय विधि को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे? सुनिए, हिंदी में आपको बताती हूँ। इस प्रकार मानवीय विधि के नियम मानवीय सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं और इसका उद्देश्य, इसका एम क्या है, क्यों मानवीय विधि बनाई जाती है या इसका एम क्या है, ये कहते हैं इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्षों में, सशस्त्र संघर्ष होते हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो आम सशस्त्र संघर्ष, जो शस्त्रों के द्वारा संघर्ष होते हैं, मतलब इसका होता है युद्ध। तो ये कह रहे हैं मानवीय विधि के नियम मानवीय सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं और इनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्षों में मानव कष्ट, बर्बरता एवं क्रूरता को दूर करना होता है। ये कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ डील्स विद दोज मैटर्स विच हैव एन इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द लाइफ, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस पर? ऑन द लाइफ, पर्सनल इंटीग्रिटी एंड लिबर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन पर एक वॉर का, एक सशस्त्र संघर्ष का या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर जो नियम है वो मानवीय विधि कहे जाते हैं। ये कह रहे हैं कि
These rules are inspired by principles of humanity. ये मानवीयता से प्रेरित होते हैं. These rules are inspired by principles of humanity and they are meant to avoid human sufferings, barbarism and brutality in armed conflicts. ये बर्बरता को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं. जो आम लोगों को जो कष्ट होता है, जो बर्बरता उनके साथ होती है, उनको रिलीफ देने के लिए जो विधि बनाई जाती है उसे मानवीय विधि कहते हैं. अब आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ. मानवीय विधि का प्रयोग किस तरीके से कहाँ अप्लाई होते हैं. ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इंटरनेशनल लॉ की वो ब्रांच या वो शाखा है जो ह्यूमंस को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स वही सशस्त्र संघर्ष या युद्ध जैसे आप कहेंगे, जो ह्यूमंस को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के परिणामों से बचाती है. यह केवल संघर्षों के दौरान लागू होती है. ये कह रहे हैं, सुनिए, यह केवल संघर्षों के दौरान लागू होती है और इसीलिए यह मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण से भिन्न है. इस प्रकार मानव अधिकारों एवं मानव विधि के नियम एक दूसरे से भिन्न हैं क्योंकि उनका प्रयोग पूरी तरह से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होता है. इसका ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन लॉज हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, वो अलग सर्कमस्टेंसेस में यूज होते हैं. कब? जब सशस्त्र संघर्ष हो रहा होता है. केवल युद्ध के दौरान में मानवीय विधि का यूज होता है क्योंकि युद्ध के दौरान में लोगों को, जो आम सिटीजन होते हैं, उनको उस युद्ध की बर्बरता से, उस युद्ध के गलत प्रभाव से बचाने के लिए मानवीय विधि यूज होती है. और जो मानव अधिकार है उनका जो एरिया है, उनका जो स्कोप है वो बिल्कुल अलग है. मानव अधिकार हर सर्कमस्टेंस में, भले युद्ध है या शांति है, हर सर्कमस्टेंस में मानव अधिकार लागू रहते हैं. मानव अधिकार आपको मिले रहते हैं, सबको मिले रहते हैं. लेकिन मानवीय विधि केवल जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का टाइम होता है, जो युद्ध का समय है या सशस्त्र संघर्ष का समय है, उसमें ही लागू होते हैं. तो सुनिए, बट दोनों ही विधियों का विषय, दोनों ही विधियों का उद्देश्य या जो सब्जेक्ट है वो मानव प्राणियों का संरक्षण है. ह्यूमंस को संरक्षण करना, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना, इन दोनों का ही एम है. ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ सशस्त्र संघर्षों पर अप्लाई होता है. अब ये कह रहे हैं कि ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या सशस्त्र संघर्ष क्या है, क्या किसको कहेंगे आप आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या सशस्त्र संघर्ष. तो ये कह रहे हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है. तो फर्स्ट ये कह रहे हैं सशस्त्र संघर्ष है दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, दो या दो से अधिक देशों के बीच में जब आर्म या शस्त्रों के साथ संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो वो सशस्त्र संघर्ष कहलाता है. या फिर जिसमें व्यक्ति औपनिवेशिक सत्ता या विदेशी शासन के विरुद्ध. औपनिवेशिक सत्ता क्या होती है? जब आप किसी और देश के अंडर में रहते हैं, जैसे हम 1947 तक अंग्रेजों के अधीन थे, हम औपनिवेशिक सत्ता के अधीन थे, तो उसको आप कॉलोनियल डोमिनेशन जिसको कहते हैं. तो ये कह रहे हैं कि जिसमें व्यक्ति औपनिवेशिक सत्ता या विदेशी शासन के विरुद्ध अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रयोग में युद्धरत रहते हैं. आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए हम लड़ते हैं. आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए. आत्मनिर्णय क्या होता है कि हम अपने देश में अपने सिटीजन्स के ऊपर अपने रूल्स अप्लाई करेंगे. दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन. आत्मनिर्णय का अधिकार हमें होना चाहिए और इसके लिए जब हम दूसरे देश जो हम पर अधिकार जमा कर बैठे होते हैं उनसे युद्ध करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. दिस इज कॉल्ड सशस्त्र संघर्ष इन विच पीपल आर फाइटिंग अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन के या औपनिवेशिक सत्ता के लिए को दूर करने के लिए जब हम लड़ते हैं, उन्हें सशस्त्र संघर्ष कहा जाता है. और दूसरा इसमें क्या शामिल है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में? दूसरा आप कहेंगे गैर अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष, जिसे आप कहेंगे नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? जो किसी दूसरे देश के साथ नहीं लड़ा जाता, खुद के ही देश में लड़ा जाता है. जब हम अपने इंटरनल किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़े होते हैं, अब एक ही देश जब अपने अंदर ही लड़ रहा होता है, जिसको आप दूसरे शब्दों में सिविल वॉर कहते हैं, गृह युद्ध कह सकते हैं आप जिसको. तो सुनिए, दूसरा इसमें आएगा गैर अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष. हम लोग देख क्या रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या सशस्त्र संघर्ष किस पर अप्लाई होते हैं और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या सशस्त्र संघर्ष है क्या.
तो उसको हम देख रहे हैं। तो सेकंड इसमें आएगा गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष या नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये किसी स्टेट के या टेरिटरी के भीतर स्टेट की आर्म्ड फोर्सेस और डिसिडेंट आर्म्ड फोर्सेस। एक तो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं जो स्टेट की तरफ से या सरकार जो है उसकी तरफ से लड़ती है, और एक होती है डिसिडेंट आर्म्ड फोर्सेस जो होती है मत विरोधी सैन्य बल, जो उस एक मत जिसके लिए सरकार काम कर रही है उस सरकार से विरोधी होते हैं जो। तो इसको आप कहेंगे डिसिडेंट आर्म्ड फोर्सेस या मत विरोधी सैन्य बल जिसको आप कहते हैं। इन दोनों के बीच में जब एक ही देश के बीच संघर्ष हो रहा होता है तो द सिविल वॉर, इसके लिए इसको आप इसका मतलब ये हुआ कि जो सिविल वॉर है, द सिविल वॉर, सिविल स्ट्राइफ एंड थ्रेशोल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको आप कहेंगे सिविल युद्ध, सिविल संघर्ष जिसको आप नागरिकों का संघर्ष कह सकते हैं या गृह क्लेश कह सकते हैं, या फिर आंतरिक संघर्ष जिसको कह सकते हैं। ये जो संघर्ष होता है वो गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष कहलाते हैं। तो दीज आर इंक्लूडेड इन नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो ये दोनों का विभेद है, जो एक तो इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है और एक नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों का जो भेद है ये 1977 में 3 जून 1977 में डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था। इन दोनों में विभेद जो था वो 3 जून 1977 में डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था, इसको अंगीकार किया गया था। और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ दोनों ही कैटेगरी के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पर लागू होती है, चाहे वो अंदरूनी हो, आंतरिक हो या बाहरी हो, उन दोनों पर कॉन्फ्लिक्ट्स पर ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ लागू होता है। अब आ जाइए मानव विधि की प्रकृति क्या है, कैरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ किस तरीके की है ये, तो इसका प्रकृति हम देखेंगे। ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के नियम संधियों से बने हैं, ये ट्रीटीज से बनाए गए हैं। इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं ये ट्रीटीज के द्वारा दो या दो से अधिक देशों के द्वारा जो बनाए गए हैं, ये संधियों के द्वारा बनाए गए हैं, और ये संधियां केवल पक्षकारों पर लागू होती हैं। थर्ड स्टेट पर वह तब अप्लाई होगी जब वो इसे रेटिफाई कर देगा। ये थर्ड स्टेट पर लागू नहीं होगी तब तक जब तक कि वो अपनी कंसेंट नहीं दे देगा या इसको अनुसमर्थित नहीं कर देगा, इसे रेटिफाई नहीं कर देगा। लेकिन इन संधियों ने अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूढ़िगत नियमों की स्थिति प्राप्त कर ली है तो ये सभी स्टेट्स पर लागू हो जाएगी। रूढ़िगत नियम मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूढ़िगत नियम का मतलब है कि कुछ ऐसे नियम जिनको सभी देश एक प्रथा के तहत या एक कस्टम के तहत फॉलो करने लग जाते हैं। तो अगर इन नियमों ने, अगर इन संधियों ने अगर रूढ़िगत नियमों का एक स्टेज पाली है, अगर इसको सभी देश एक रूढ़ी के तरह से या एक कस्टम की तरह फॉलो कर रहे हैं तो ये सभी पर बंधनकारी हो जाती है। सुनिए, ट्रीटीज आर बाइंडिंग ओनली टू द पार्टीज टू अ ट्रीटी, जो ट्रीटी की पार्टीज है उन पर ही लागू होती है, एंड नॉट टू अ थर्ड स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट। इस थर्ड स्टेट पर नहीं लागू होगी उसकी कंसेंट के बिना, बट इट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रेटिफिकेशन, भले ही उसको अनुसमर्थित ना किया गया हो, बाय द स्टेट्स if the conclusion is drawn that they have acquired the status of customary rule of international law। अगर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो कस्टमरी रूल का एक स्टेटस उसने पा लिया है, अगर एक प्रथा के तहत सब उसे मान रहे हैं तो तब वो सभी देशों पर बंधनकारी हो जाती है, भले ही किसी स्टेट ने उसका रेटिफिकेशन ना किया हो, उसे अनुसमर्थित ना किया हो या फिर उसे स्वीकार या उसे अपनी सहमति न दी हो, तब भी वो उस पर भी बंधनकारी हो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि इस जो फर्स्ट एंड सेकंड हेग पीस कॉन्फ्रेंसेस, जो पहली और दूसरी, जो कि फर्स्ट हुई थी हेग पीस कॉन्फ्रेंस, हेग में जो शांति सम्मेलन हुए थे, जो पहला हुआ था 1899 में, 1899 में, और दूसरा 1907 में हुआ था। फर्स्ट एंड सेकंड हेग पीस कॉन्फ्रेंसेस ऑन 1899 एंड 1907। फिर उसके बाद 1949 में जो जिनीवा कन्वेंशन अस्तित्व में आया, जो 1949 में जिनीवा अभिसमय अस्तित्व में आया। ये तीनों, हेग और जिनीवा अभिसमय, जो वर्तमान समय का अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि है उसके मेन सोर्स हैं। ये तीनों मेन स्रोत हैं, जो मुख्य स्रोत हैं हेग और जिनीवा अभिसमय।
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के मेन स्रोत या मेन जो मुख्य स्रोत यही है। आज के समय में मानवीय विधि इंटरनेशनल लॉ के रूढ़िगत नियम या कस्टमरी रूल बन गए हैं, इसीलिए सभी स्टेट्स इससे बाउंड हैं। आज ये सभी नियम रूढ़िगत इसका स्टेटस कस्टमरी रूल बन गया है, इसलिए सभी देश इससे बाउंड हो गए हैं। इट इज बियॉन्ड डाउट द ह्यूमैनिटेरियन लॉ अक्वायर्स द कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड देयरफॉर बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेट्स। ये सभी देशों पर बंधनकारी हो गए हैं। इसके बाद ये बता रहे हैं कि these conventions contains the fundamental rules of humanitarian character। इन अभिसमयों में कुछ मानवीय नियम सम्मिलित किए गए हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, ये जो कुछ रूल्स हैं ये इन अभिसमयों में, ये जो कन्वेंशंस मैंने आपको बताए इसमें ये कुछ नियम जो है मानवीय नियम, इनको स्वीकार किया गया है। तो ये हम कुछ देखेंगे कौन कौन से नियम इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट जो है प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ वुंडेड एंड सिक पीपल, घायल एवं बीमार व्यक्तियों का संरक्षण एवं देखभाल। ये कहते हैं कि घायल सैनिकों के साथ साधारण सैनिकों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। इसमें ये कह रहे हैं कि मानवता के आधार पर उनका विशेष इलाज किया जाता है। इसमें जिनेवा जो कन्वेंशन था उसके फर्स्ट और सेकंड दोनों कन्वेंशन में, दोनों अभिसमयों में घायलों, बीमारों और समुद्र के सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए संरक्षण बताए गए हैं कि किस तरीके से उनको संरक्षण या उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो इसमें बताया गया है। उसके बाद आपका सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल यूनिट्स। इसमें ये कहते हैं कि इसमें जो मेडिकल यूनिट्स होती हैं, जिसमें अगर कोई घायल हो जाता है सैनिक तो उसके इलाज के लिए जो सारी सामग्री रखी हुई होती है तो वो मोबाइल होना चाहिए, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, सचल जिसको कहते हैं आप, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स होनी चाहिए। और बीमार और घायल व्यक्तियों को ट्रीटमेंट देना युद्धमान राज्यों का कर्तव्य होगा, इसमें बताया जाता है। ये कहते हैं कि घायलों एवं बीमारों के लिए जिनेवा जो कन्वेंशन था उसमें जो एम्बलम था, एम्बलम होता है कुछ प्रतीक चिन्ह बना दिए जाते हैं, जैसे रेड क्रॉस होता है तो वो एक प्रतीक चिन्ह है रेड क्रॉस सोसाइटीज का, जिसमें कि घायलों को उनका इलाज किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जिनेवा अभिसमय, जिनेवा कन्वेंशन में कुछ प्रतीक चिन्ह एम्बलम के रूप में रेड क्रॉस, रेड क्रीसेंट, रेड लायन और रेड सन चिन्ह को मान्यता दी गई है। रेड क्रॉस के निशान का सम्मान किया जाएगा और उन्हें तब तक इम्यून कुछ उन्मुक्तियां दी जाती हैं उसको, तो इन रेड क्रॉस के निशान का सम्मान किया जाएगा और उन्हें तब तक उन्मुक्ति प्रदान की जाएगी जब तक कि वे सही और विधिमान्य रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर उनका सही जगह पर रेड क्रॉस साइंस का, एम्बलम्स का, प्रतीक चिन्हों का यूज किया जाता है तो वो उन्मुक्तियां उनको दी जाएंगी, इम्यून रहेंगे वो सभी प्रकार के निर्देशों से। तो इसके बाद आ जाइए, थर्ड है आपका ट्रीटमेंट ऑफ डेड बॉडीज, जिसको आप कहेंगे शवों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। युद्ध में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन शवों के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाएगा। शवों के साथ असम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उनको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जिनेवा जो कन्वेंशन था 1949 का, उसके प्रोटोकॉल्स फर्स्ट में जो उसका नया चार, उसको हिंदी में आप प्रोटोकॉल्स बाद में उसके जो आए नया चार जो आए, उसके प्रोटोकॉल फर्स्ट में ये बताया गया था कि संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार, जो देश हैं जिनमें संघर्ष हो रहा है, जिनमें युद्ध हो रहा है, वो युद्ध क्षेत्र से मृतकों को, जो डेड बॉडीज हैं उनको ढूंढेंगे, उनकी शिनाख्त करेंगे, उनकी पहचान करेंगे और मृत शरीर को बरामद करेंगे और उनको सम्मान से उनका रख रखाव करेंगे, उनको मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे डेड बॉडीज का। उसके बाद आपका फोर्थ है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसको आप युद्ध बंदी कहते हैं। ये कह रहे हैं कि युद्धबंदी एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा एक स्टेटस है जो कि युद्ध के दौरान पकड़े जाते हैं, उनको युद्धबंदी कहा जाता है। तो जो युद्ध के दौरान पकड़े जाते हैं, इनके बारे में जिनेवा कन्वेंशन रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर 12 अगस्त 1949 को युद्धबंदी के व्यवहार से संबंधित जिनेवा अभिसमय पारित किया गया, जिसके आर्टिकल 4 में जो युद्धबंदी है उनके बारे में प्रावधान किया गया कि उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाएगा, आर्टिकल 4 में बताया गया है। उसके बाद आ जाइए, फिफ्थ है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन।
सिविलियन जनसंख्या का संरक्षण। सिविलियन जनसंख्या किसे कहेंगे? सिविलियन पॉपुलेशन वो होते हैं जो कि दोनों देशों की सिटीजन्स होते हैं, जो कि युद्ध के दौरान में जो दो देश हैं, जितने भी देश आपस में जो लड़ रहे हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, जो युद्ध में खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं जो अपने घरों में रह रहे हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार के व्यक्ति अपने जो सिटीजन्स हैं जो युद्ध में लड़ नहीं रहे हैं, वो इस प्रकार के व्यक्ति अपने शरीर, अपने सम्मान, अपने धर्म एवं प्रथा तथा अपने पारिवारिक अधिकारों का सम्मान करने के हकदार होंगे। उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक उनको हर्ट नहीं किया जाएगा, उनको मेंटली या फिजिकली किसी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा, हर्ट नहीं किया जाएगा, प्रपीड़न उनका नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उनको हर्ट नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की सूचना उनके देश की लेने के लिए उनको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद है आपका 6 लिमिटेशन ऑन मीन्स ऑफ यूज ऑफ फोर्स। जो बल प्रयोग के साधनों की सीमाएं। जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो बल प्रयोग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, किसी भी तरीके के शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, तो वो उन शस्त्रों का या उन बल प्रयोग के साधनों का जो मीन्स ऑफ अप्लाइंग फोर्स, जो यूज ऑफ फोर्स है, उसका जो जिन साधनों से यूज ऑफ फोर्स वो कर रहे हैं, बल प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी वो असीमित रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, उनकी भी सीमा इन्होंने बताई है। ये कह रहे हैं कि 1977 के जो प्रोटोकॉल है, फर्स्ट प्रोटोकॉल था एडिशनल प्रोटोकॉल फर्स्ट ऑफ 1977, जो नया चार था 1977 का, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि संघर्ष के पक्षकारों के अधिकार युद्ध के तरीकों के संदर्भ में असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। उनको भी कुछ सीमाएं अपने युद्ध के शस्त्रों को यूज करते हुए कुछ सीमाओं में रहना पड़ेगा। ये कहते हैं कि युद्ध के ऐसे हथियार एवं तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो मानव के लिए अनावश्यक पीड़ा कारित करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा कारित करने वाले शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, फर्स्टली। सेकेंडली ये कहते हैं कि ऐसे युद्ध के ऐसे तरीकों एवं साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, प्रोहिबिट होगा, जिनसे पर्यावरण को या एटमॉस्फेयर को कुछ ज़्यादा क्षति, जिससे कि एटमॉस्फेयर डैमेज होता है, जिससे कि पर्यावरण को क्षति, बहुत लंबे समय तक क्षति झेलनी पड़ती है, ऐसे हथियारों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। और ये क्या कहते हैं कि जब अगर कोई किसी वायुयान से पैराशूट से अगर कोई उतर रहा है तो उस व्यक्ति पर, पैराशूट से उतरने वाले व्यक्ति पर किसी भी तरीके से अटैक या हमला नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा फोर्थ ये कहते हैं कि किसी ऐसे शत्रु पर जो युद्ध के लिए अयोग्य हो गया है, अगर किसी युद्ध लड़ते हुए व्यक्ति को कुछ डैमेज हो गया है, कुछ क्षति हो गई है और वो युद्ध लड़ने से अयोग्य हो गया है, तो उस पर किसी भी तरीके से अटैक करना प्रोहिबिट है, प्रतिषेध है, उस पर अटैक नहीं किया जा सकेगा। इस तरीके की यूज, अगर वो बल का प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर सीमाएं लगाई हैं। इसके अलावा लास्ट है आपका लॉ ऑन नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो गैर अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष है, उन पर किस तरीके का विधि इन्होंने बताई है। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से सिविल वॉर्स होती हैं, जो अंदरूनी घरेलू वॉर जिसको कहते हैं, सिविल वॉर्स जिसको कहते हैं, उसमें या गैर अंतरराष्ट्रीय संघर्ष सशस्त्र संघर्ष जिनको कहते हैं, उनमें भी ऐसे उपाय किए जाएंगे कि जिनसे किसी भी तरीके का हर्ट जो सिविलियंस हैं उनको ना होए। और 1949 के जो सभी 4 जिनेवा अभिसमय, जो चारों जिनेवा कन्वेंशंस हैं, उनके आर्टिकल 43 के अधीन कुछ ऐसे प्रावधान बताए गए हैं जिन्हें युद्धमान देश फॉलो करेंगे। आर्टिकल 43 जो बताया गया है, जिसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिन्हें कि युद्धमान देश हमेशा फॉलो करेंगे। ये कहते हैं, इसमें क्या क्या इन्होंने बताया, ये कहते हैं सशस्त्र संघर्ष में सक्रिय भागीदारी न लेने वाले व्यक्ति, जो
अगर संघर्ष हो भी रहा है दो देशों में, अगर जो सिविलियंस हैं जो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं उनके लिए, और जो अयोग्य हो गए हैं, जो युद्ध में भाग ले रहे थे वो भी अयोग्य हो गए हैं, जिनमें उनसे मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ ह्यूमैनिटी बरती जाएगी, उनके साथ हिंसा नहीं की जाएगी। और ये सेकेंडली क्या कह रहे हैं, घायलों एवं बीमार व्यक्तियों को एकत्र करके उनका इलाज किया जाएगा। और इस तरीके के कुछ जो लॉज हैं वो बनाए गए हैं जो कि गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में फॉलो किए जाने चाहिए। इस तरह आप कह सकते हैं कि मानवीय विधियों का निर्माण जो है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो बनाए गए वो 1949 के जिनेवा कन्वेंशंस के द्वारा उनका निर्माण किया गया, और फिर 1977 में जो दो प्रोटोकॉल्स या जो दो नयाचार आए, अडॉप्ट किए गए, उनके द्वारा इनका ह्यूमैनिटेरियन लॉज का निर्माण किया गया। और दिस इज ऑल अबाउट आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो आपका सेकेंड यूनिट का 5th टॉपिक इससे आपका कवर हो जाएगा पूरा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।